नमस्कार। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, हमने जिस दुनिया का निर्माण किया है वो हमारी सोच की एक प्रक्रिया है। हमारी सोच को बदले बिना इसे बदला नहीं जा सकता। और शायद यही बात जलवायु परिवर्तन पर हमारी वैश्विक सोच पर भी लागू होती है। एक ऐसी सोच जो कह सकते हैं कि पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से बदली है। बिल्कुल। आज गुरुवार 1 जनवरी 2026 है और आज हम एक बड़े वादे की कहानी पर बात कर रहे हैं। एक ऐसा वादा जो 10 साल पहले पेरिस में दुनिया ने खुद से किया था और जिसे एक ऐतिहासिक जीत बताया गया था। हम बात कर रहे हैं पेरिस जलवायु समझौते की, लेकिन आज वो वादा टूटता हुआ दिख रहा है। उसकी प्रासंगिकता पर ही गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल सबसे ज्यादा विकासशील देश उठा रहे हैं। आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है, ये इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख पर आधारित है और ये यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 मतलब पर्यावरण के लिए एक केस स्टडी की तरह है। प्रीलिम्स के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। और जो लोग सिर्फ इस जटिल मुद्दे को समझना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है। हमारा मिशन है इस समझौते के टूटने की वजहों को समझना, उसकी आलोचनाओं की तह तक जाना और ये देखना कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन से लड़ाई का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। जी। मेरा पहला सवाल यही है कि जो समझौता इतनी उम्मीदों के साथ शुरू हुआ था, 10 साल में ही उस पर इतना अविश्वास क्यों? क्या इसकी सारी वजह 2025 में अमेरिका का समझौते से बाहर निकलना है या कहानी कुछ और गहरी है? नहीं, देखिए, अमेरिका का बाहर निकलना एक बहुत बड़ा झटका था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मोहभंग है ना, उसकी जड़ें उससे भी गहरी है। इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। अच्छा। हाँ, विकासशील देशों को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि ये समझौता एक तरफा है। मतलब उन पर ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री जमा करने और जलवायु कार्रवाई करने जैसी कई जिम्मेदारियां तो डाल दी गईं। लेकिन इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जिस पैसे और तकनीक का वादा किया गया था, वो कभी जमीन पर उतरा ही नहीं। यानी एक तरह से वादा खिलाफी हुई। कहा गया कि आप दौड़ में हिस्सा लीजिए, लेकिन दौड़ने के लिए जूते नहीं दिए गए। आपने बिल्कुल सही समझा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस समझौते ने उनकी ऊर्जा, उनकी आर्थिक और औद्योगिक नीतियों के विकल्पों को भी मतलब सीमित कर दिया। तो उन्हें ऐसे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया गया है जो शायद उनकी जरूरतों के हिसाब से था ही नहीं। सही। तो अब क्या हो रहा है? क्या विकासशील देश इस व्यवस्था के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं? इसका सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण हमें पिछले साल ब्राजील के बेलेम में हुए COP30 सम्मेलन में देखने को मिला। वो एक निर्णायक मोड़ था। चीन, भारत, सऊदी अरब और खुद मेजबान ब्राजील, इन जैसे प्रभावशाली देशों ने मिलकर अपनी 2 पुरानी मांगों को अंतिम दस्तावेज में डलवा दिया। ये वो मांगे थीं जिन्हें विकसित देश सालों से नजरअंदाज कर रहे थे। और इतना ही नहीं, जैसा कि लेख में बताया गया है, उन्होंने जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने वाली भाषा को भी रोक दिया। हाँ, जिसके लिए यूरोपीय संघ जोर शोर से दबाव बना रहा था। तो इसका मतलब ये है कि ये देश अब सिर्फ गुहार नहीं लगा रहे हैं, बल्कि अपने नियम खुद लिख रहे हैं। यहाँ शक्ति का संतुलन साफ तौर पर बदलता दिख रहा है। हाँ, ये शक्ति संतुलन में एक बहुत बड़ा और स्पष्ट बदलाव है। अमेरिका की अनुपस्थिति ने एक खालीपन पैदा किया है और बड़े विकासशील देश उस खालीपन में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और चीन? लेख में चीन की भूमिका पर काफी जोर है। बिल्कुल। इस पूरे परिदृश्य में चीन एक सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा है। वो न सिर्फ अपनी बात रख रहा है, बल्कि जलवायु चर्चाओं में कह सकते हैं कि एक निर्णायक भूमिका निभाने लगा है। लेकिन क्या चीन वाकई अमेरिका की जगह ले सकता है? मतलब अमेरिका के पीछे हटने से जो नेतृत्व का खालीपन बना है, क्या चीन उसे भर पाएगा? उसकी अपनी प्राथमिकता है, अपने हित हैं। ये एक बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, चीन दुनिया का सबसे बड़ा GHG उत्सर्जक है और अब वो अपने उत्सर्जन में कटौती शुरू करने की योजना बना रहा है। तो इस लिहाज से वो नेतृत्व की भूमिका में फिट बैठता है। लेकिन हाँ, उसका नेतृत्व अमेरिका जैसा नहीं होगा। वो विकासशील देशों के हितों को आगे रखकर अपनी वैश्विक छवि बनाना चाहेगा, जो पश्चिमी देशों के लिए एक नई चुनौती होगी। ये जो शक्ति संतुलन बदला है, इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या इस समझौते की बनावट में ही कोई बुनियादी खोट थी, कोई ऐसी कमी जिसने इस टकराव की जमीन तैयार की? लेख कहता है कि इसका दृष्टिकोण शमन केंद्रित यानी मिटिगेशन सेंट्रिक था। इसे जरा आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब यह है कि पूरे समझौते का केंद्र बिंदु सिर्फ एक ही लक्ष्य था
किसी भी तरह वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और कोशिश करके 1.5 डिग्री पर सीमित करना। और उसके लिए रास्ता भी एक ही था? हाँ, बस एक ही रास्ता बताया गया, उत्सर्जन कम करो, यानी शमन या मिटिगेशन। एक मिनट, ये बात थोड़ी उलझन वाली है। दुनिया का तापमान बढ़ने से रोकना तो एक अच्छा लक्ष्य है, इसमें क्या बुराई है? अगर नींव इतनी ही कमजोर थी तो उस समय दुनिया के सभी बड़े नेताओं ने ऐसे ऐतिहासिक क्यों कहा था? लक्ष्य में कोई बुराई नहीं है, बुराई उस धारणा में है जिस पर यह लक्ष्य टिका था। पेरिस समझौता इस उम्मीद पर बना था कि दुनिया के सारे देश अपने मतभेद भुलाकर एक साझा लक्ष्य के लिए मिलकर काम करेंगे। अच्छा। लेकिन पिछले 10 साल का अनुभव और सदियों का इतिहास बताता है कि देश इस तरह से काम नहीं करते। हर देश पहले अपने राष्ट्रीय हितों को देखता है। ये एक बहुत ही आदर्शवादी और कमजोर नींव थी। लेख में इसकी तुलना क्योटो प्रोटोकॉल से की गई है। Yes. दोनों में क्या फर्क था? दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। क्योटो प्रोटोकॉल एक ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह था, जहां टीचर ने क्लास के सबसे होशियार और अमीर छात्रों को पकड़ के कहा, प्रोजेक्ट का सबसे मुश्किल हिस्सा तुम लोग करोगे क्योंकि तुम्हारे पास साधन है और ज्यादातर गड़बड़ भी तुम्ही ने की है। और पेरिस समझौता? पेरिस समझौता ऐसा था जहां पूरी क्लास ने मिलकर कहा, हम सब अपना बेस्ट देंगे, लेकिन किसी को कोई खास काम नहीं सौंपा गया। क्योटो में साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों मतलब CBDRRC के सिद्धांत पर काम किया था। उसने साफ तौर पर लगभग 40 विकसित देशों को ऐतिहासिक प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया और उन्हें उत्सर्जन कटौती के कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य दिए। और पेरिस ने सीधी जिम्मेदारी को एक स्वैच्छिक योगदान में बदल दिया। बिल्कुल। और अनुभव ने हमें यही सिखाया है कि जब जिम्मेदारी सबकी होती है तो असल में वो किसी की नहीं होती। सही बात है। यही वजह है कि आज दुनिया 2030 तक के उत्सर्जन कटौती के लक्ष्यों से कोसों दूर है। हम उसके आसपास भी नहीं है। तो इस पूरी बहस में भारत कहाँ खड़ा है? क्योंकि भारत की आवाज अब काफी बुलंद सुनाई दे रही है। भारत इस नई सोच का नेतृत्व करने वाले देशों में से एक है। 2024 में ही भारत ने ये तर्क देना शुरू कर दिया था कि अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ तापमान के लक्ष्यों को पूरा करने पर लगाना ये एक अधूरा और गलत तरीका है। भारत ने कहा कि आर्थिक समृद्धि और विकास ही जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सबसे अच्छा बीमा है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। यानी बहस को शमन से हटाकर अनुकूलन या अडेप्टेशन पर लाया जाए। बिल्कुल। मतलब लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए बेहतर घर बनाना और चेतावनी सिस्टम लगाना उतना ही जरूरी है जितना कि कार्बन उत्सर्जन कम करना। क्योंकि अगर लोग गरीब और असुरक्षित होंगे तो वो किसी भी आपदा का सामना नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही। और इसीलिए भारत ने इस बात पे जोर दिया कि अनुकूलन को शमन जितनी ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। भारत के लिए ये कोई एकेडमिक बहस नहीं है, ये एक जरूरत है। सही। यहाँ दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा रहता है, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। अपने करोड़ों लोगों को गरीबी से निकालने के लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाना होगा और इसमें उत्सर्जन में वृद्धि होना स्वाभाविक है। और इसी रास्ते में यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM जैसे उपाय रोड़ा बनते हैं। हाँ बिल्कुल। ये एक तरह का कार्बन इंपोर्ट टैक्स है जो भारत जैसे देशों से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम जैसे सामान पर लगेगा। हाँ, CBAM जैसे उपाय विकासशील देशों पर एक अनुचित बोझ डालते हैं। ये सीधे सीधे भारत के मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को निशाना बनाता है। भारत का तर्क है कि आप विकासशील और विकसित देशों पर एक जैसे उत्सर्जन मानक नहीं थोप सकते। ये नैतिक रूप से गलत है। दिलचस्प बात यह है कि इस तर्क को एक अप्रत्याशित जगह से समर्थन मिला। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने भी भारत की स्थिति का समर्थन किया। हाँ, और उनका समर्थन बहुत मायने रखता है क्योंकि वो विकसित दुनिया के एक बड़े प्रतीक हैं। उन्होंने भी यही तर्क दिया कि स्वास्थ्य, सफाई में सुधार और गरीबी कम करने से लोग जलवायु के प्रभावों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। हो सकता है कि सिर्फ कार्बन कम करने पर अरबों डॉलर खर्च करने से बेहतर परिणाम इस रास्ते पर चलकर मिले। ये सोचा पूरे विकासशील जगत में तेजी से फैल रही है। आपने चीन का जिक्र पहले भी किया था। लेख में एक चीन मॉडल की बात है। ये सुनने में तो बड़ा आकर्षक लगता है, पर है क्या और भारत इसे क्यों अपनाना चाहता है? यह आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। चीन, जिसे तकनीकी रूप से अभी भी एक विकासशील देश माना जाता है, उसने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। पिछले 30 सालों में उसने अपने उत्सर्जन को 4 गुना तक बढ़ाया। 4 गुना? हाँ,
और दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक बन गया। उसने विकास को हर चीज से ऊपर रखा। लेकिन इसी दौरान उसने कुछ और भी किया जो दुनिया की नजर से शायद ओझल हो गया। हाँ, और यही इस मॉडल की असली कहानी है। एक तरफ उत्सर्जन बढ़ाते हुए चीन ने दूसरी तरफ स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा में इतनी विशाल क्षमता का निर्माण किया जितनी बाकी पूरी दुनिया ने मिलकर भी नहीं की। अच्छा। आज चीन ने सौर और पवन ऊर्जा में इतनी क्षमता बना ली है जो अमेरिका और यूरोप को मिलाकर भी ज्यादा है। उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे ज्यादा विद्युतीकृत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और अब जब वो एक निश्चित विकास स्तर पर पहुंच चुका है तो वो उत्सर्जन कम करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, और अपनी विशाल नवीकरणीय क्षमता के कारण ये संभव है कि चीन विकसित देशों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को डीकार्बनाइज कर सकता है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर चीन 2060 के अपने लक्ष्य से बहुत पहले ही नेट जीरो उत्सर्जन हासिल कर ले। लेकिन क्या ये मॉडल हर कोई कॉपी कर सकता है? मतलब चीन की जो सरकार है वो जो फैसले एक झटके में ले सकती है या जिस पैमाने पर वो संसाधनों का आवंटन कर सकती है, क्या वो भारत जैसा लोकतंत्र कर सकता है? क्या ये मॉडल सिर्फ चीन के लिए ही व्यावहारिक नहीं है? ये एक बेहतरीन सवाल है और इस मॉडल की सबसे बड़ी आलोचना भी यही है। नहीं, हर देश चीन के रास्ते की हूबहू नकल नहीं कर सकता, लेकिन भारत या दूसरे देश चीन के रास्ते को कॉपी नहीं करना चाहते। वो उस रास्ते के पीछे के सिद्धांत को अपनाना चाहते हैं। और वो सिद्धांत क्या है? वो सिद्धांत है हर देश को अपना रास्ता खुद खोजने की आज़ादी। पेरिस समझौते की एक साइज सबके लिए फिट वाली सोच को छोड़कर हर देश को अपनी परिस्थितियों, अपनी ज़रूरतों और अपनी क्षमताओं के हिसाब से अपना जलवायु एक्शन प्लान बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। भारत यही स्वतंत्रता मांग रहा है। तो आज की चर्चा से 3 बातें साफ हैं। पहला, पेरिस समझौता अपनी एक साइज सबके लिए फिट वाली आदर्शवादी सोच के कारण अपनी प्रासंगिकता खो रहा है। हाँ, क्योंकि वो जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता। दूसरा, चीन ने यह दिखा दिया है कि विकास और जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने का एक वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जो पेरिस के बताए रास्ते से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। और तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, अब ये लड़ाई सिर्फ उत्सर्जन कम करने की नहीं है, बल्कि ये विकास की शर्तों को फिर से लिखने की लड़ाई है, जिसमें विकासशील देश अपनी आवाज को और मजबूत कर रहे हैं। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा करता है, जिस पर हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। क्या ये बदलाव, जहां हर देश अपना अपना रास्ता चुन रहा है, वैश्विक जलवायु सहयोग के भविष्य के लिए अच्छा है? क्या ये बिखराव और विखंडन हमें ज्यादा यथार्थवादी और हासिल किए जा सकने वाले परिणामों की ओर ले जाएगा? या ये इस ग्रह को बचाने के हमारे साझा लक्ष्य को ही कमजोर कर देगा? क्या ये अलग अलग रास्ते आखिरकार एक ही मंजिल तक पहुंचेंगे, या हम सब अलग अलग दिशाओं में भटक कर रह जाएंगे? यह एक ऐसा विचार है जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर यूपीएससी से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट्स में जरूर पूछें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ।